नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं प्रीति सिंह। स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, खेल जगत की सुर्खियों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस कोटे पर लगाई मुहर। 10% आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन की वैधता बरकरार। कहा, संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं है आरक्षण। मोरबी पुल हादसे का गुजरात हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। राज्य सरकार को नोटिस जारी करके 1 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। केबल ब्रिज टूटने से हुई थी 135 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह समेत कई बीजेपी नेताओं की रैली। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी की जनसभाएं। दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद कई पाबंदियों में ढील का फैसला। राजधानी में 9 नवंबर से फिर खुलेंगे प्राइमरी स्कूल। सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम का आदेश वापस। राष्ट्रपति ने नर्सिंग पेशेवरों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 से किया सम्मानित। 51 लोगों को उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए दिया गया अवार्ड। और आइए अब एक नजर डालते हैं उन समाचारों पर जो दिन भर सुर्खियों में रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 11 से 13 नवंबर तक कंबोडिया की यात्रा पर रहेंगे, जहां वो आसियान भारत स्मृति शिखर सम्मेलन और 17वीं पूर्वी एशिया शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत मंजूर 2,52,995 परियोजनाओं में से 1,33,144 परियोजनाएं अब तक पूरी हो गई हैं। इस साल सितंबर तक 63,534.07 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने खनन पट्टे के मामले की जांच संबंधी जनहित याचिकाओं की सुनवाई योग्य बताने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य सरकार की याचिकाओं को स्वीकार किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सहारनपुर में देवबंद रेलवे स्टेशन पर निर्माण परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने देवबंद रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने की घोषणा करते हुए तमाम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की घोषणा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर की मॉस्को यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग पर प्रमुखता से बातचीत होगी। विदेश मंत्री का यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब रूस का यूक्रेन के साथ संघर्ष कई महीनों से जारी है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब प्रांत के पुलिस महानिरीक्षक को निर्देश दिया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हुए हमले के मामले में 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज की जाए। वैश्विक मांग में कमी और कोविड की वजह से लगाए गए अंकुशों के चलते चीन के व्यापार में अक्टूबर में गिरावट आई है। कोविड अंकुशों की वजह से चीन में उपभोक्ताओं का खर्च घटा है, जिसका असर व्यापार पर भी पड़ा है। उत्तर कोरिया ने कहा है कि उसने हाल में मिसाइल परीक्षण अपने प्रतिद्वंदियों के हवाई अड्डों और युद्धक विमानों पर हमले का अभ्यास करने और उनके ऑपरेशन कमांड सिस्टम को पंगु बनाने की तैयारी के तौर पर किए थे। तंजानिया में हुए विमान हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई है। उत्तर पश्चिमी शहर बुकोबा में लैंड होने से कुछ समय पहले ही यह जहाज क्रैश हो गया। विमान हवाई अड्डे से लगभग 100 मीटर की दूरी पर पानी में क्रैश हुआ। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया में T20 विश्व कप के सुपर 12 चरण में शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी का अक्टूबर महीने का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया। और अब खबरों पर विस्तार से नजर। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक बेंच ने संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 की वैधता को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसलों में दाखिलों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधता को 2 के मुकाबले 3 मतों के बहुमत से बरकरार रखा। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने केंद्र द्वारा 2019 में लागू किए गए
103वें संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली लगभग 40 याचिकाओं पर 4 अलग अलग फैसले सुनाए। न्यायाधीशों ने अदालत कक्ष में 35 मिनट से अधिक समय तक 4 अलग अलग फैसले पढ़े। न्यायालय ने संविधान के 103वें संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित अन्य वरिष्ठ वकीलों की दलीलें सुनने के बाद इस कानूनी प्रश्न पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण ने संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किया है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में 6.5 दिन तक सुनवाई हुई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जायज माना है। जो 10% रिजर्वेशन के खिलाफ बहुत सारी याचिकाएं आई थी सुप्रीम कोर्ट में और अलग अलग देश के हाई कोर्ट में पड़ी थी, उन सबको खारिज कर दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ये कहीं से भी जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है उसको कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता, ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं करता, आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं करता। गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी पुल हादसे की घटना में स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने गृह विभाग, शहरी आवास, मोरबी नगर पालिका, राज्य मानवाधिकार आयोग समेत गुजरात सरकार के अधिकारियों को भी नोटिस भेजा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में 1 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। 30 अक्टूबर रविवार के दिन गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बना पुल गिरने से 135 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 4 लोग ओरेवा ग्रुप से हैं। पुल के रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी संभालने वाली कंपनियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। और अब विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरें। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में कई रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं से कहा कि वो 12 नवंबर को होने वाले चुनाव में अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए मतदान करें। शिमला के रामपुर में उन्होंने कहा कि लंबे समय तक कांग्रेस ने देश पर राज किया, लेकिन देश की दुनिया में पहचान नहीं बना पाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 साल में भारत को दुनिया के नक्शे पर खड़ा कर दिया है और आगे बढ़ाया है। उन्होंने लोगों से कहा कि वो ऐसे मालियों का चुनाव करें जो कि उनके बगीचों की ठीक से देखभाल कर सके। 3 करोड़ 36 लाख से ज्यादा पक्के मकान बन गए हैं और यहां भी लगभग 28,500 मकान बन चुके हैं। ये परिस्थिति आकर के खड़ी। आयुष्मान भारत यानी 50 करोड़ लोग जिनको देखने वाला कोई नहीं था, जिनकी चिंता करने वाला कोई नहीं था, मोदी जी ने आयुष्मान भारत बना करके 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर दे दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने समेत कई वादे किए। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जनता को यह समझना होगा कि दवा बदलने से बीमारी दूर नहीं होने की बात उन्हें गुमराह करने के लिए कही जा रही है। उन्होंने परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली में यह आरोप भी लगाया कि हिमाचल प्रदेश से बीजेपी के कई बड़े नेता हुए, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी तरक्की की और जनता की तरक्की पर कोई ध्यान नहीं दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में 5 साल में 5 लाख रोजगार देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों पर 12 नवंबर को चुनाव होने हैं। 8 दिसंबर को मतगणना होगी। इन्होंने क्या परिस्थिति बना दी है हिमाचल प्रदेश के नौजवानों की, हिमाचल प्रदेश के भविष्य की, और खुद कह रहे हैं कि आप बीमार हैं। किसान, बागबान, छोटे व्यापारी सब मुसीबत में हैं। किसी से भी पूछ लीजिए पिछले 5 सालों में क्या आपने तरक्की की। चुनाव से जुड़ी कुछ और अहम खबरें। हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ में जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब ऐसा जहाज है जिसका तेल अब खत्म हो गया है। अब कोई भी पायलट आ जाए, उड़ान भरना तो दूर, रनवे पर भी नहीं दौड़ पाएगी। कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, कृपया जनता की आंखों में धूल झोंक कर समर्थन हासिल करने की कोशिश मत करो।
भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में भारत की राजनीति से खोए हुए अर्थ और भाव को पुनः स्थापित करके ही दम लेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। इसमें उन्होंने सत्ता में आने पर समान नागरिक संहिता लागू करने, सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने और विभिन्न क्षेत्रों में रियायतें देने का वादा किया। हिमाचल प्रदेश के ऊना में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों को छू रहा है और वैश्विक स्तर पर देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वडोदरा में आरोप लगाया कि गुजरात में ऐसा माहौल बनाया गया है कि कांग्रेस दिख नहीं रही है। ये एक साजिश है। कांग्रेस शानदार कैंपेन और रैलियां कर रही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव ने प्रिंटिंग उद्योग में एक नई जान फूंक दी है। राज्य की मुद्रण इकाइयां इन दिनों बड़े बड़े होर्डिंग्स, बैनर और झंडे छापने में व्यस्त हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ रहे 58 विधायकों की संपत्ति में बीते 5 साल के दौरान औसतन 12.08 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। 2017 से पिछले 5 साल के दौरान उनकी संपत्ति में 9.3 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार नर्सों और नर्सिंग स्टाफ को उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1973 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। इस साल 51 नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों को पुरस्कार के लिए चुना गया। ये पुरस्कार केंद्रीय, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कार्यरत के अलावा निजी मिशनरी और स्वैच्छिक संस्थाओं में काम करने वाले उत्कृष्ट नर्सिंग स्टाफ को दिया जाता है। इसके तहत विजेताओं को पदक, प्रमाण पत्र और तय नकद राशि प्रदान की जाती है। खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की खबर और आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्य से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारत की G20 की अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण करेंगे। देश की G20 की अध्यक्षता के ये लोगो, थीम और वेबसाइट भारत के संदेश दुनिया के प्रति उसकी व्यापक प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के 61वें दिन की शुरुआत कामारेड्डी से की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना से महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से होकर गुजरेगी। शिरोमणि अकाली दल ने बीबी जागीर कौर को पार्टी से निष्कासित कर दिया है क्योंकि वो 9 नवंबर को एसजीपीसी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के अपने फैसले के बारे में स्पष्टीकरण के लिए अनुशासन समिति के सामने पेश होने में नाकाम रही। राष्ट्रीय राजधानी में नवंबर के पहले 4 दिनों में डेंगू के करीब 300 मामले सामने आए हैं, जिससे इस साल मच्छर जनित बीमारी के संक्रमण की संख्या बढ़कर 2400 से अधिक हो गई है। जम्मू कश्मीर में गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के अवसर पर पुंछ में नगर कीर्तन में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोग इसमें शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग रिजॉर्ट में भारी बर्फबारी हुई और पूरा क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। हिमपात और बारिश होने से दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। राजस्थान के अजमेर में पुष्कर मेले का आयोजन किया गया है, जिसे देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक पहुंच रहे हैं। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कुछ जिलों में आगामी 2 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के अधिकांश भागों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। कुछ और अहम खबरें। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। एमसीडी चुनाव के लिए मतदान 4 दिसंबर को होगा और मतगणना 7 दिसंबर को होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 नवंबर है। नामांकन पत्रों की छंटनी 16 नवंबर को की जाएगी। वहीं नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 19 नवंबर है। दिल्ली में नगर निगम के नए सिरे से परिसीमन के बाद ये पहला निकाय चुनाव होगा और 250 वार्डों के लिए वोटिंग होगी। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार से आदर्श आचार संहिता प्रभाव में आ गई। दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद 9 नवंबर से प्राथमिक विद्यालयों को फिर खोलने का फैसला किया है। वहीं उसके 50% कर्मियों के घर से काम करने के आदेश को भी वापस लिया जा रहा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यह भी कहा कि जीआरएपी के तीसरे चरण के तहत दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया वाहनों के चलने पर रोक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति में तेजी से सुधार हुआ है और पराली जलाने की घटनाओं में भी कमी आई है। पिछले 2 दिन में दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण में सुधार के बाद केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग ने रविवार को अधिकारियों को निर्देश दिया था कि गैर BS6 डीजल से चलने वाले हल्के मोटर वाहनों और ट्रकों के राजधानी में प्रवेश करने पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया जाए। जीआरएपी के अंतिम चरण के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया था। फेज 4 के जो प्रतिबंध थे उसे वापस लिया जा रहा है। फेज 3 के अंदर जो प्रतिबंध जारी थे उसको आगे भी जारी रखा जाएगा। फेज 4 के तहत जो प्रतिबंध नया लागू हुआ था उसमें दिल्ली के अंदर एसेंशियल सर्विसेज, CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़ करके बाकी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था एंट्री, उसे अब खोल दिया गया है। अब अहम खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से। यूक्रेन में युद्ध, उच्च मुद्रास्फीति, भोजन की कमी और ऊर्जा की कमी सहित कई संकटों के बीच जलवायु परिवर्तन से निपटने पर बातचीत के लिए दुनिया भर के नेता मिस्र के शर्म अल शेख में जुटे हैं। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP27 कल शुरू हुआ। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने कल एक रिपोर्ट में कहा कि 2015 से पहले के किसी भी वर्ष की तुलना में पिछले 8 वर्षों में
पृथ्वी अधिक गर्म रही। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि इस समय COP27 चल रहा है और पृथ्वी ग्रह बार बार संकट की चेतावनी दे रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध से पृथ्वी का तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं देव दीपावली पर वाराणसी के दशाश्वमेध घाट की तस्वीरों के साथ। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।